हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं सेमेस्टर थर्ड में हैं और उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, चाहे एमजेसी, एमआईसी या फिर एमडीसी में हो, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में पढ़ना क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में। तो इस सबसे पहले शुरू करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, जिसके अंतर्गत इसमें इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इसकी उत्पत्ति और विकास को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अर्थ का अगर बात किया जाए समष्टि अर्थशास्त्र का, तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरे अर्थव्यवस्था का जो है ना, समूह बनाकर अध्ययन किया जाता है। किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। तो इसका यही अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र का, कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है। यह व्यक्तिगत उपभोक्ता या फर्म का अध्ययन नहीं करता। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, यह व्यक्तिगत उपभोक्ता या फर्म का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह किसका अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का, कुल रोजगार का, महंगाई का तथा आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। समझ गए होंगे इसका अर्थ। अब देखिए, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा, यानी कि बड़ा। जैसे कि समझ ही गए कि पूरे अर्थव्यवस्था को, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरा कितना होगा, बड़ा होगा। किसी भी देश का पूरा अर्थव्यवस्था बड़ा ही होगा ना, तो वही है इसके। तो मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा, यानी उत्पत्ति। ठीक है। तो इसका इसका उत्पत्ति भी समझ गए कि मैक्रो शब्द आया कहाँ से है। आगे अब देखते हैं क्या है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। 1929 से 1933 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में क्या क्या हुआ, देखिए उत्पादन गिर गया। मंदी आने से यही सब होता है ना, बेरोजगारी बढ़ गया, बैंक बंद हो गए। शास्त्रीय सिद्धांत इन समस्याओं का समाधान नहीं दे पाया। जो शास्त्रीय सिद्धांत लाया गया था ना उस समय, इसके समाधान के लिए, वह जो है समस्याओं का समाधान नहीं दे पाया। ठीक है। तभी जॉन मायर्ड किन्स ने जो है क्या दिया, जॉन मायर्ड किन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? जॉन मायर्ड किन्स का, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी। ठीक है। तो जॉन मायर्ड किन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी। तो याद रखिएगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन मायर्ड किन्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है। इसी से आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। तो ये जो बुक है ना, इन्होंने लिखा था, इसी से जो है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की क्या हुई, शुरुआत हो गई। ठीक है। इसलिए किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो जॉन मायर्ड किन्स को क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो किन्स है। ठीक है। जॉन मायर्ड किन्स। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, या फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बता सकते हैं। विकास के चरण, अब इसके विकास के चरण की बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के, तो देखिए शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, देखिए बाजार स्वतः संतुलित एवं पूर्ण रोजगार, बाजार क्या रहेगा? स्वतः संतुलित रहेगा एवं पूर्ण रोजगार होगा। ठीक है। उसके अलावा किन सिद्धांत के अनुसार मांग की कमी से बेरोजगारी, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी। ठीक है। उसका तीसरा है आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? गणितीय प्लस सांख्यिकीय मॉडल नीति आधारित अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये प्रासंगिकता क्या है इसका। ठीक है। आवश्यकता क्या है, तो देखिए इसका, आज हर देश इन समस्याओं से जूझ रहा है। किन समस्याओं से?
बेरोजगारी, जैसे कि भारत के संदर्भ में ही देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, गरीबी हो गया, असमानता हो गया, मंदी हो गया। ठीक है, इन समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संभव है। ठीक है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या पड़ती है, समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो समझ गए होंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ता है और इसका जरूरत कहाँ होता है। अब इसके महत्व की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आय मापन। तो राष्ट्रीय आय मापन में इसका बहुत योगदान है, बहुत महत्व है। देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है किससे, राष्ट्रीय आय मापन से। राष्ट्रीय आय मापन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्व है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक नीति निर्माण में सरकार बजट और नीतियां बनाती है। तो जो सरकार बजट और नीति बनाती है इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। महंगाई नियंत्रण में कीमतों को स्थिर रखने के लिए। उसके बाद रोजगार सृजन, नई नौकरियां पैदा करने के लिए। उसके बाद आर्थिक विकास, देश को विकसित बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए यह सरकार और नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विषय का क्षेत्र, अब इसके विषय का क्षेत्र क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सो देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। एक नंबर में राष्ट्रीय आय सिद्धांत, जिसमें जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, एनएनपी आ गया, पीसीआई आ गया, ये सब होता है। देश की कुल आय का मापन, रोजगार सिद्धांत। अब देखिए, देश की कुल आय का मापन, अब बात करते हैं देश की कुल आय का मापन के बारे में। तो रोजगार सिद्धांत में देखिए, पूर्ण रोजगार हो गया, बेरोजगारी के कारण हो गया, रोजगार नीति हो गया। अब बात करते हैं मुद्रा सिद्धांत। मुद्रा सिद्धांत के अंतर्गत होता है मुद्रा की मात्रा, महंगाई, बैंकिंग प्रणाली, और चौथा है आर्थिक वृद्धि और विकास क्या के बारे में। तो देखिए, आर्थिक वृद्धि और विकास कैसे होता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होता है, जीवन स्तर सुधरता है, गरीबी हटाना इत्यादि ये सब होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात क्या है, तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, निर्यात, आयात। आयात मतलब किसी दूसरे देश से सामान मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये मुख्यतः यही आता है ना, निर्यात हो गया, आयात हो गया, और भुगतान संतुलन हो गया। इसलिए कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे जो अर्थशास्त्र का क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। तो शुरू में ही अर्थ में ही बताए थे इसका कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरे इकोनॉमी यानी पूरे अर्थव्यवस्था को क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख चिंताएं एवं समस्याएं। तो अब देखिए, अब इसमें प्रमुख चिंता वाली कौन सी बात है, क्या समस्याएं हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहला बेरोजगारी, काम करने की इच्छा व क्षमता होने पर भी काम ना मिलना, बेरोजगारी। और प्रकार की अगर बात करें बेरोजगारी की प्रकार, तो बेरोजगारी में कौन कौन से प्रकार है, मौसमी बेरोजगारी हो गया। मौसमी बेरोजगारी कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे कि देखिए, मौसमी हो गया ना, तो मौसम के अनुसार होता है रोजगार मिलता है, जैसे कृषि हो गया। अब जैसे मान लीजिए धान रोपना है, ठीक है, ठीक है, तो धान कब रोपाता है, बरसात के मौसम में धान रोपाता है, यानी यूं समझिए कि गर्मी के मौसम रहता है तो उस समय तो काम मिल जाता है, लेकिन जब धान उन रोपा जाता है, धान का सारा काम हो जाता है, तब तब क्या हो जाता है, वे जो काम कर रहे थे धान धान के खेत में, वे क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए। अब जब धान कटेगा तब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जब तक वो तैयार होगा उसके बीच में क्या होगा, वे बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही होता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी। तो ये कुछ 3 प्रकार हैं इसके बेरोजगारी के, और भी बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकार हो सकते हैं। चलिए, महंगाई की बात करते हैं। तो महंगाई, कीमतों का लगातार बढ़, तो महंगाई क्या होता है, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी महंगाई कहलाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, क्रय शक्ति घटता है इससे, गरीब अधिक, तो सबसे ज़्यादा तो गरीब और मिडिल क्लास लोग प्रभावित होते हैं, और जो पूंजीपति लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रभाव क्या होता है, क्रय शक्ति घट जाता है, गरीब अधिक प्रभावित होते हैं। मंदी, अब मंदी क्या है, तो मंदी की अगर बात करें
उत्पादन मंदी में क्या होता है ना, उत्पादन घट जाता है, व्यापार रुक रुक जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और गरीबी की बात करें तो गरीबी में क्या होता है, न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। पांचवा है आय असमानता। आय असमानता क्या है, कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी बहुत गरीब, तो आय असमानता हो गया कि नहीं, कि हम एकदम मान लेते हैं कि हम एकदम अमीर हो गए, हमारे बगल वाला एकदम गरीब हो गया, तो ये क्या हो गया, आय असमानता हो गया। ये सभी समस्याएं मैक्रो स्तर पर हल की जाती है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की क्या भूमिका है ये देखते हैं। तो आज सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। जैसे कि पहला देखिए, राजकोषीय नीति, फिजिकल फिजिकल पॉलिसी। तो सरकार कर लगाती है और खर्च करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विकास। कर लगाने का क्या उद्देश्य होता है, विकास, रोजगार, महंगाई नियंत्रण, ये सब। उसके बाद दूसरा है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जैसे कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर नियंत्रित करता है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है केंद्रीय बैंक की। तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पता ही होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई। तो यानी इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, लेकिन आरबीआई बैंक नहीं है। ये बैंकों का बैंक है, बट ये बैंक नहीं है। जैसे एसबीआई है, तो क्या ये तो बैंक है, लेकिन क्या ये आरबीआई बैंक है, लेकिन इसको बैंकों का बैंक कह सकते हैं। केंद्रीय बैंक है भारत का ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी योजना जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार योजना हो गया, ये सब। सार्वजनिक उपक्रम में जैसे कि रेलवे हो गया, बिजली हो गया, बैंक हो गया। सरकार अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाती है। सरकार क्या करता है, अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाता है, ठीक है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के घटक, मुख्य घटक, अर्थशास्त्र के घटक। अब समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक को देखते हैं। तो पहला है उपभोग, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, परिवार द्वारा खर्च। बचत, जिसे एस से डिनोट किया जाता है, आय का बचा भाग, ठीक है। निवेश यानी कि आय, आई उसको आई से डिनोट किया जाता है, नए कारखाने एवं मशीनें, ठीक है। उसके बाद सरकारी व्यय, जिसे जी से डिनोट कर रहे हैं, सरकारी खर्च। उसके बाद विदेश व्यापार, जिससे डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम, ठीक है। राष्ट्रीय, अब बात करते हैं तो ये जो फार्मूला बनता है इस पे, राष्ट्रीय आय समीकरण का जो फार्मूला होता है, वाई इज इक्वल टू कितना होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ये नहीं, एक्स आई माइनस एम, यानी राष्ट्रीय आय समीकरण को वाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आय समीकरण यानी कि वाई, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय समीकरण वाई बराबर सी क्या है, देखिए यहाँ परिवार द्वारा खर्च, तो ये परिवार द्वारा खर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद आई, आई क्या है, नए कारखाने एवं मशीनें हो गया। जी क्या है, सरकारी व्यय हो गया। और ये प्लस क्या है, एक्स माइनस एम, यानी कि ये क्या हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, ठीक है। ये सब को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय समीकरण बन जाएगा, ये वाई का मान निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय का मान निकल जाएगा। अब समष्टि अर्थशास्त्र की पद्धति, समष्टि अर्थशास्त्र की पद्धति क्या है, आगमन विधि। पहला है आगमन विधि, विशेष तथ्य, सामान्य नियम, ठीक है। दूसरा है निगमन विधि, सामान्य सिद्धांत, विशेष निष्कर्ष। तो आगमन विधि में क्या है, विशेष तथ्य होता है, सामान्य नियम होता है। और दूसरा निगमन विधि में सामान्य सिद्धांत होता है, लेकिन विशेष निष्कर्ष होता है, ठीक है। सांख्यिकीय विधि, डेटा, ग्राफ, चार्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र में ये बहुत उपयोगी हैं। आय का चक्रीय प्रभाव। अब आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ, फॉलो नहीं, फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके अर्थ की अगर बात करें तो जब आय, व्यय, उत्पादन पुनः आय बनती है। देखिए जो आय है ना, पहले आय जो है व्यय में बदलता है, फिर उत्पादन में बदलता है, और पुनः जो है आय बन जाती है। यही कहलाता है आय का चक्र, आय का चक्रीय प्रभाव। तो इसे आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं, दो क्षेत्रीय मॉडल। देखिए तो इसमें जो आय का चक्रीय प्रभाव है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दो क्षेत्रीय मॉडल और दूसरा होता है चार क्षेत्रीय मॉडल। तो देखिए दो क्षेत्रीय मॉडल पहले देखते हैं। दो क्षेत्रीय मॉडल में क्या क्या है, सो देखिए देखिए यहाँ पे एक होल्ड है, हाउस होल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे बिजनेसमैन है, ठीक है। यहाँ है प्रोडक्ट मार्केट और यहाँ है फैक्टर मार्केट, ठीक है।
तो ये बिजनेसमैन हो गया और ये है हाउस होल्ड हो गया। तो जो भी होगा ना ये दोनों के बीच में होगा। तो ये 2 सेक्टर वाला हो गया, ठीक है। सेक्टर मार्केट इनपुट आउटपुट, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है। ये बिजनेसमैन हो गया। तो यही है। आगे आते हैं तो देखिए सर्कुलर फ्लो इनकम। सर्कुलर फ्लो इनकम है, देखिए ये एक हाउस होल्ड है यानी कि इनकम। देखिए फार्म्स है ये, गवर्नमेंट परचेस। तो ये सब आप फिगर देख के समझ लीजिएगा। आगे आते हैं परिवार श्रम देता है। तो इसमें जो है ना परिवार श्रम देता है, ठीक है। फर्म वेतन देती है, फर्म वस्तु देती है, परिवार खर्च करता है, ठीक है। फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। 4 क्षेत्रीय। अब दूसरा है 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल क्या है तो देखिए ये उसी प्रकार। तो इसमें सिर्फ क्या था, उसमें हाउस होल्ड और बिजनेस मैन था। इसमें है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस और एक और कोई होगा इसमें। तो इसमें 4 फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको फिगर से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ए, रिसाव। अब 4 क्षेत्रीय मॉडल का रिसाव की अगर बात करें तो बचत, कर, आयात। अंतक्षेपण की बात करें तो निवेश, सरकारी व्यय, ठीक है। निर्यात, उसका संतुलन, संतुलन लीकेज बराबर इंजेक्शन, ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण है। यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई एवं विकास का अध्ययन करके सरकार को उचित नीतियां बनाने में सहायता करता है, ठीक है। यही था राष्ट्रीय आय लेखांकन और ये समष्टि अर्थशास्त्र। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। जो ये 2 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिगर समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।